अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने पिछले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा। हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसकी स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म क्या होती है। अगर उसमें से हमारे पास ए की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्योंकि अगर हमारे पास ए ज़ीरो हो जाता है तो उसके बाद जो हाईएस्ट डिग्री हमारे पास वेरिएबल की बचती है वो 1 होती है। और जिस इक्वेशन की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसके बाद हमने देखा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बी हमारे पास इक्वल हो जाए ज़ीरो के तो वो इक्वेशन बन जाती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने एग्जांपल उसकी देखी, कंपैरिजन उसका स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म से किया कि कैसा होता है। अब आज हम आगे पढ़ेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। उसमें से एक मेथड हम आज देखेंगे, उसका नाम है फैक्टराइजेशन। के फैक्टराइजेशन के ज़रिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और मेथड्स की तरफ। जी, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है कि सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वैसे तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक है फैक्टराइजेशन और दूसरा है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टराइजेशन कि किस तरह फैक्टराइजेशन से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और उसके आंसर्स हम निकाल सकते हैं। तो हमारे पास पहला मेथड जो है उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। इस वर्ड से देख के हमें अंदाज़ा हो गया है कि फैक्टराइजेशन यानी फैक्टर्स बनाएंगे हम किसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए। इस मेथड को इस्तेमाल करने के लिए भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है वो इस्तेमाल करेंगे। और वो क्या है, स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं आपको सिंपल वे बताती हूँ कि फैक्टराइजेशन करते किस तरह है। तो हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 6x इक्वल्स टू x प्लस 20 बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है जी, पहले तो इसको हम ये जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसको हम पहले एक फॉर्म में लिख लेते हैं सही, ताकि इसे सॉल्व करना हमारे लिए इजी हो जाए। तो पहले हम इसको स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म के मुताबिक करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 3x² माइनस 6x। अब हमारे पास ये x इस साइड पे है तो पॉजिटिव है, ठीक है, प्लस में है। जब ये इस साइड पे आएगा तो माइनस में आ जाएगा। और ये जो 20 है ये इस जगह दूसरी साइड पे पॉजिटिव है तो इस साइड पे आके इक्वल के साइड आके हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। ये बेसिक तो आपको पता होगी ना कि इक्वल के दूसरी साइड जो चीज़ है अगर वो पॉजिटिव में है तो दूसरी साइड आके नेगेटिव में हो जाएगी, यानी उसका साइन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर इस साइड पे हमारे पास कोई चीज़ मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड आकर डिवीजन में हो जाएगी, यानी साइन चेंज हो जाते हैं, ऑपोजिट साइन आ जाते हैं। अच्छा जी, आगे हम क्वेश्चन फिर स्टार्ट करते हैं। माइनस 6x माइनस 7 क्या होता है, माइनस माइनस ये होंगे तो प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। -7 आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि बड़े जो नंबर है उसके साथ जो साइन होता है हम वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 3x² माइनस 7x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, कई स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। लेकिन जो हमारे पास अब ये दो है ना, -6 x माइनस x, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा 7x। लेकिन
जो बड़ी टर्म के साथ जो साइन होगा, अब ये देखें 1x है और ये है 6x, तो बड़ी टर्म के साथ हमारे पास साइन है माइनस का, तो जो बड़ी टर्म के साथ साइन होता है वो हम लिखते हैं आंसर में। तो ये हो गया -7x। अब ये एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में आ गया, देखें ax² + bx + c = 0। ये साइंस में तो डिफरेंस आ सकता है। आगे अब हम ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कि a की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या है, b की और c की। सबसे पहले हम लोग ये लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास a किसकी इक्वल है, 3 के, b किसकी इक्वल है, b = -7, c किसकी इक्वल है, -20। ठीक है जी। आगे हम लोग करेंगे क्या, आगे हम लोगों ने फैक्टराइजेशन में एक और चीज़ लाजमी आप लोगों ने भी याद रखनी है कि x के साथ जो कोफिशेंट होगा वो c के साथ मल्टीप्लाई होगा, तब हमारे पास फैक्टर्स का रिज़ल्ट सही आएगा। यानी आप देखें यहाँ पे है ना, ये a और ये c है -20। सबसे पहले तो हम इसको एक किस्म का अरेंज करेंगे ताकि ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए। अगर सिंगल वैल्यू है, फॉर एग्जांपल x² के साथ हमारे पास 3 की जगह 1 है, तो फिर तो 1 20 20। ठीक है, अब हमारे पास 3 20 क्या बनेगा, 60। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है फैक्टराइजेशन करते हुए कि x² के साथ जो वैल्यू है वो कोफिशिएंट के साथ यानी c के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई होगी, फिर हम उसके मुताबिक आगे जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो a × c = -60। ठीक है जी। अब फैक्टराइजेशन में हमने ये चीज़ करनी होती है, हमारे पास जो अब मेन सॉल्व करने के लिए जो क्वेश्चन बना है वो ये है। ठीक है जी, ये मैं यहाँ नीचे भी लिख लेती हूँ, 3x² - 7x - 20 = 0। जो मेन हमारे पास सारा कुछ अरेंज करने के बाद क्वेश्चन बना है वो ये है। ठीक है जी। अब हमने इसको सॉल्व करना कैसे है, सबसे पहले तो जैसे मैंने आपको बताया x² के साथ जो चीज़ होती है वो इस कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होती है, उसके रिलेटेड हमारे पास जो है आगे सॉल्व होता है। यहाँ पे a × c हमारे पास किसके इक्वल आया था, -60 का। ठीक है जी। अब हमने इसको अरेंज इस तरह करना है कि हमने कोई ऐसा नंबर लिखना है जिसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास आए -7, और मल्टीप्लाई करें उन नंबरों को, उन्हीं नंबरों को, तो हमारे पास आए -60। ठीक है जी, हमने ये करना होता है। दरमियान वाला जो हमारे पास ये जो होता है -bx + bx जो होता है, फैक्टराइजेशन में हमने उस नंबर को ऐसे नंबरों से प्लस माइनस करना होता है कि हमारे पास वो बीच वाली वैल्यू आए, यानी हमारे पास -7 आए, और ऐसे नंबर बिल्कुल वो सेम ही होने चाहिए। मल्टीप्लाई भी करें तो ये वाली वैल्यू आए, और प्लस माइनस करें तो ये वाली वैल्यू आए। तो ऐसे नंबर हमारे पास हो सकते हैं। पहले ये x² वाली टर्म एज इट इज़ लिख लेते हैं। अच्छा जी, माइनस करें प्लस करें तो -7 आए, और मल्टीप्लाई करें तो -60 आए, तो क्या हो सकता है, तो हमारे पास -12x + 5 -20। देखें ये हमारे पास दिया गया है ना, -12 + 5 विच इज़ इक्वल टू -7, और अगर इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आएगा जी, -60। 12 पंजे 60, सही है। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको अगेन अरेंज करके लिखते हैं ताकि हमारे पास इसके फैक्टर्स बन जाएं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास सॉल्यूशन आ जाए। तो ये किस तरह होगा, हम x कॉमन ले लेते हैं इधर से, इसमें से ये जो दो टर्म्स हैं ये बाहर आ गया, -12 बल्कि सॉरी ये कॉमन जाएगा तो यहाँ से भी जाएगा ना, 4 3 = 12, तो ये 4 आ गया, प्लस
यहाँ पे भी x है प्लस 5। अब इसमें से अभी कॉमन जा रहा है ना, देखिए 5 4 ज़ा 20, तो x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सही है। इन दो जो पहली दो टर्म्स हैं ये वाली, इनमें से हमारे पास x कॉमन चला गया और यहाँ 12 में से 4, ठीक है, क्यों 3 4 ज़ा 12। और ये वाली टर्म्स हैं, इसमें से फर्स्ट में से x चला गया और दूसरी में से 20 चला गया। किस तरह? 5 4 ज़ा 20। तो हमारे पास ये किस तरह बनेगा? पहली इक्वेशन ये वाली आ जाएगी, सही है, और दूसरी आ जाएगी हमारे पास 3x प्लस 5। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं x माइनस 4, फिर दूसरी हमारे पास क्या है 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, अब हमारे पास दो फैक्टर्स आने चाहिए, मतलब दो वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो अब हम इसको अरेंज करके लिख सकते हैं ना, x माइनस 4 है, इसको अगर हम 4 को दूसरी साइड पे लेकर जाएं, मैंने आपको बताया था साइन चेंज हो जाते हैं, इक्वल की दूसरी साइड लेकर जाएं, तो यहाँ माइनस 4 है, इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो क्या आ जाएगा 4। इसी तरह हमारे पास ये जो दूसरी है 3x इक्वल्स टू माइनस 5 हो जाएगा। अब मैंने जैसे कहा था आपको, साइंस और जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अब यहाँ पे देखें ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -5 के साथ डिवाइड हो जाएगा। सही है। x इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 3। तो ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, किसके? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अच्छा, हमारे पास फैक्टर्स कौन कौन से आए थे? एक आया था x इक्वल टू 4 और दूसरा आया था x इक्वल टू -5/3। अब पेपर में जब भी आप फैक्टराइजेशन करके दो ये आंसर्स निकाल लेंगे, उसके लिए ज़रूरी है कि आपने लिखना है साथ के इसको सॉल्यूशन सेट में लिखना है। सॉल्यूशन सेट में किस तरह लिखते हैं? सॉल्यूशन सेट में जितने भी आपके पास आंसर आते हैं उनको आप करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे? सॉल्यूशन सेट इज करली ब्रेसेस -5, पहले जो छोटी वैल्यू लिखते हैं फिर बड़ी वैल्यू, ठीक है। -5/3 छोटी है किससे? 4 से, तो पहले छोटी वैल्यू आएगी फिर बड़ी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हमें एक और एग्जांपल दी गई है, वो भी देख लेते हैं। दूसरी एग्जांपल भी फैक्टराइजेशन ही की है। वो कहते हैं कि एग्जांपल 2 हमारे पास दिया गया है कि 5x² इक्वल टू 30x बाय फैक्टराइजेशन। इसको हमने सॉल्व करना है किस मेथड से? फैक्टराइजेशन से। ठीक है जी, ये भी हमारे पास एक किस्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, हमें कांस्टेंट गिवन नहीं है। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म है। इसको सबसे पहले अरेंज करके लिख लेते हैं कि ये लिखी कैसे जाएगी। तो हमारे पास किस तरह लिखा जाएगा? 5x² माइनस, जैसे मैंने बताया था, इक्वल के दूसरी साइड पे साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे प्लस है तो यहाँ इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, -30x इक्वल्स टू 0। अब देखें इसमें से भी कुछ चीज़ें कॉमन जा सकती हैं, जैसे कि x और 30 में से 5। किस तरह? 5 6 ज़ार 30, तो ये हो जाएगा जी 5x कॉमन गया, x -6। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x -6 इक्वल टू 0 और दूसरी आ जाएगी 5x इक्वल टू 0। तो पहली बन जाएगी x इक्वल टू 6, ठीक है जी, और दूसरी बन जाएगी जैसे मैंने आपको बताया, ये इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और इधर जाके जब होगा तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 0। तो हमारे पास दो रूट्स इस इक्वेशन के क्या बने हैं? एक बना है जी x इक्वल टू 6 और एक बना है x इक्वल टू 0। तो हम सॉल्यूशन सेट में किस तरह लिखेंगे?
solution set is curly brackets 0 and 6। ये आपने याद रखना है कि पहले छोटा नंबर आएगा सॉल्यूशन सेट में, फिर आएगा जी बड़ा नंबर, और ब्रैकेट्स कौन सी सॉल्यूशन सेट के लिए इस्तेमाल होंगी? करली। थैंक यू।